आज हम साइकोलॉजी के एक और एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। अगर आपको साइकोलॉजी में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो रिसर्च मेथड समझना ज़रूरी है। रिसर्च मेथड्स वो टूल्स हैं जो हम ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने का मौका देते हैं। इन टूल्स के बिना हमारे कॉन्सेप्ट्स इनकम्प्लीट होते हैं। बिना साइंटिफिक रिसर्च के जो थियरीज और मॉडल्स हम स्टडी करते हैं उन्हें सिर्फ इंट्यूशन या एजम्पशंस के बेसिस पर समझना मुश्किल होता है। तो आज हम इस एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कि साइकोलॉजी में रिसर्च का क्या रोल है। हम इस एपिसोड में डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के टाइप्स समझेंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये मेथड्स हमें बताते हैं कि कैसे साइकोलॉजिस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को यूज करते हैं। जब हम किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम पीछे जो रिसर्च हुई है उसका तरीका और मेथड्स भी समझें। रिसर्च का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बिना रिसर्च के कोई भी कंक्लूजन या थियरी सिर्फ एक गेस बन के रह जाती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें डेटा और एविडेंस प्रोवाइड करती है जो हमें ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन तक ले जाता है। आपको अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो या कोई सवाल दिमाग में आए तो ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में लिखिएगा। आपके सवालों का जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं हर कमेंट को सीरियसली लेता हूँ। इस जर्नी में हम साथ चलेंगे और जितने भी डाउट्स या आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम रिसर्च के कोर मेथड्स को समझने की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पहले डिस्क्रिप्टिव, फिर कोरिलेशनल और फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिटेल में देखेंगे। साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्च मेथड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च मेथड्स वही टूल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट को ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस का सिस्टमेटिक एनालिसिस करने का तरीका देते हैं। अगर हम सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस और अजम्पशंस पर रिलाय करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट और बायस्ड हो सकती है। रिसर्च मेथड्स ये इंश्योर करते हैं कि हमारी फाइंडिंग्स एक्यूरेट, वैलिड और रिलायबल हों। साइकोलॉजी जो कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को सिस्टमेटिकली स्टडी करने का फ्रेमवर्क देती है। अगर हमें पता लगाना है कि एक इंसान का बिहेवियर क्यों चेंज होता है या कोई इमोशन कैसे ट्रिगर होता है तो हमें रिसर्च के जरिए कंक्रीट डेटा चाहिए होता है। ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ट्रिकी होता है क्योंकि हर इंसान अलग होते हैं। रिसर्च हमें इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने का एक तरीका देता है। रिसर्च का रोल ये होता है कि वो हमें डेटा प्रोवाइड करे जो ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स को हाईलाइट कर सके। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स और प्रोडक्टिविटी के बीच क्या कनेक्शन है, या एक सर्वे के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया यूज किसी के मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। इन फाइंडिंग्स के बिना हम सिर्फ अपने एजम्पशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो साइंटिफिक नहीं होता। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड की बात आती है जो साइकोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक मेथड एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा को एनालाइज करने का एक क्लियर प्रोसेस होता है। साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड्स का इंपॉर्टेंस ये है कि हम सब्जेक्टिव बायसेस को एलिमिनेट करके ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि लोग जब सैड होते हैं तब ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो आप ये एजम्पशन सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पर नहीं बना सकते। आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी और साइंटिफिक मेथड्स आपको इस चीज़ का प्रोसेस बताते हैं। ऑब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब होता है डेटा और फैक्ट्स पर बेस्ड फाइंडिंग्स जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होती हैं। ऑन द अदर हैंड, सब्जेक्टिव नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स पर बेस्ड होती है जो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है।
साइकोलॉजी का गोल ये होता है कि हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज गेन कर सकें, जिससे हम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। यही वजह है कि रिसर्च मेथड्स का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी और इंट्यूशन बेस्ड साइकोलॉजी के बीच फ़र्क भी यही होता है, जहाँ पहले वाला कंक्रीट डेटा पे बेस्ड होता है और दूसरा अजम्पशंस या फिर पर्सनल बिलीव्स पर। अब बात करते हैं उन 3 मेन रिसर्च मेथड्स की जो साइकोलॉजिस्ट कॉमनली यूज करते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है बिना उसमें कोई कॉज और इफेक्ट इस्टेब्लिश किए। दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च, जो 2 या ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉज कर रही है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है, जिसमें एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखा जाता है। अब हम इन मेथड्स को और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको इनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। शुरू करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन गोल होता है ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। इस मेथड का फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स को समझना और उन्हें सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करना बिना कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये नहीं बताती कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों होता है, लेकिन ये हेल्प करती है ये समझने में कि वो बिहेवियर क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ये मेथड्स हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिस पर हम बाकी रिसर्च मेथड्स को बिल्ड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन फोकस है एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना और ह्यूमन बिहेवियर के नेचुरली अकरिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। जैसे अगर हम समझना चाहें कि स्कूल के बच्चों का सोशल इंटरेक्शन प्लेग्राउंड में कैसा होता है, तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करके ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे किस तरह के इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं बिना उन्हें मैनिपुलेट किए। ये हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि बिहेवियर रियल वर्ल्ड में कैसे दिखाई देता है। इस रिसर्च मेथड के थ्रू हम स्पेसिफिक ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं ताकि हम इन पैटर्न्स को ब्रॉड यानी बड़े स्केल पे अप्लाई कर सकें। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस होता है कि वो डेटा का एक क्लियर डिटेल्ड स्नैपशॉट दे, जो हमें आगे चल के कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में मदद करे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 3 प्राइमरी मेथड्स हैं: ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और सर्वे मेथड। सभी मेथड्स का अपना अपना यूज है और ये डिफरेंट सिनेरियोज में काम आते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सबसे कॉमन तरीका है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर डायरेक्टली रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस या मैनिपुलेशन के। इस मेथड में पार्टिसिपेंट अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं और रिसर्चर उनका बिहेवियर नोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप प्लेग्राउंड में बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं या कैसे लीडरशिप रोल्स लेते हैं। ये रियल वर्ल्ड बिहेवियर का एक जेन्युइन स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि बिहेवियर को बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में देखने का मौका मिलता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के टेंशन में नहीं होते, तो उनका बिहेवियर ज़्यादातर रियल और अनबायस्ड होता है। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन ये है कि रिसर्चर का कंट्रोल लिमिटेड होता है। इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और रिसर्चर को काफ़ी फैक्टर्स पर रिलाई करना पड़ता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। प्लस ऑब्जर्वर बायस भी एक इशू हो सकती है जब रिसर्चर अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी एक और पॉपुलर डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसमें एक इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप का डीप डाइव स्टडी किया जाता है। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब रिसर्चर किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या अनयूजुअल कंडीशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है।
एग्जाम्पल के तौर पर सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिटिक थियोरी के कुछ फेमस केस स्टडीज को यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। फ्रॉयड ने कई पेशेंट्स के केसेस को डीपली एनालाइज किया, जिससे उन्होंने अपनी थियोरीज को बिल्ड किया, जैसे एन्ना ओ। इनकी केस स्टडी ने फ्रॉयड के अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हेल्प किया। केस स्टडीज इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ये मेथड स्पेशली तब यूजफुल होता है जब किसी रेयर या यूनिक केस को स्टडी करना हो जो जनरल पॉपुलेशन में कॉमनली नहीं मिलती। केस स्टडीज हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को डीपली समझने का मौका देती हैं, जो ब्रॉड रिसर्च मेथड से कवर करना मुश्किल होता है। लेकिन केस स्टडी का एक बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये फाइंडिंग्स जनरलाइज नहीं होती, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप का डिटेल्ड स्टडी होती हैं। तो इससे पूरी पॉपुलेशन पर कंक्लूजन लगाना एक्यूरेट नहीं होता। इस मेथड में बायसेस का भी रिस्क होता है, क्योंकि रिसर्चर का क्लोज इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत कॉमन है और ये लार्ज ग्रुप्स से डेटा कलेक्ट करने का एफिशिएंट तरीका है। सर्वेस के थ्रू क्वेश्चनेयर्स या इंटरव्यू से लोगों से उनके बिहेवियर्स, ओपिनियंस और एटीट्यूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ये समझना हो कि कॉलेज स्टूडेंट्स किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, तो आप एक सर्वे डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स से उनके स्ट्रेस के लेवल्स और कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में सवाल पूछेंगे। सर्वे मेथड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और रिस्पॉन्सेस का वाइड रेंज प्रोवाइड करता है। इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेस पर उनका पर्सनल बायस या इनएक्यूरेट सेल्फ रिपोर्टिंग का इफेक्ट हो सकता है। अगर सर्वे में कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं हैं या रिस्पोंडेंट्स को ठीक से समझ नहीं आया, तो रिस्पॉन्सेस अनरिलायबल हो सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सैंपल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो आपके रिजल्ट्स बायस्ड हो सकते हैं। इन तीनों मेथड्स का यूज़ अलग अलग रिसर्च गोल्स के बेसिस पर होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड तब यूज़ होता है जब आप रियल वर्ल्ड में बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में देखना चाहते हैं। केस स्टडी मेथड तब यूज़ होता है जब आप किसी इंडिविजुअल या यूनिक ग्रुप का इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं। और सर्वे मेथड तब यूज़ होता है जब आपको ब्रॉड पॉपुलेशन से क्विक और लार्ज स्केल डेटा चाहिए होता है। ये 3 डिस्क्रिप्टिव मेथड साइकोलॉजी में फाउंडेशन का काम करते हैं। हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं और रिसर्चर्स इन्हें अपने रिसर्च क्वेश्चंस के बेसिस पर चूज करते हैं। अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में समझा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोरिलेशनल रिसर्च, जो हमें 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने का तरीका बताती है। कोरिलेशनल रिसर्च का मेन गोल होता है 2 या ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को समझना, बिना उनमें कोई कॉज इफेक्ट इस्टेब्लिश किए। इस मेथड का फोकस ये होता है कि अगर एक वेरिएबल बदलता है तो क्या दूसरा वेरिएबल भी साथ में बदलता है या नहीं। ये रिसर्च मेथड साइकोलॉजिकल रिसर्च में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए। कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 चीज़ों के बीच क्या रिलेशनशिप है या उनके एक दूसरे के साथ कैसे संबंध है। ये रिलेशनशिप 2 तरीके से हो सकती है। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि स्ट्रेस और हेल्थ के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन ये होगा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे हेल्थ खराब होती है। दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जैसे अगर एक स्टडी ये दिखाए कि एक्सरसाइज और एंजाइटी के बीच नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आप, उतना एंजाइटी आपकी कम होगी। एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है।
कोरिलेशनल रिसर्च में हमें पता चलता है कि वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिसर्च मेथड ये नहीं बताता कि एक वेरिएबल दूसरे का कारण है या नहीं। एक पॉपुलर एग्जांपल स्ट्रेस और हेल्थ के बीच कोरिलेशन का है। स्टडीज दिखाती हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ घटने लगती है। फॉर इंस्टेंस, हाई स्ट्रेस लेवल्स को हार्ट डिजीज, इंसोम्निया और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ कोरिलेट किया गया है। ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्ट्रेस बढ़ने से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। ये कोरिलेशन हमें एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट देता है कि स्ट्रेस और हेल्थ के बीच कोई रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं बताता कि स्ट्रेस डायरेक्टली हार्ट डिजीज का कॉज है। शायद इस रिलेशनशिप में कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हम आगे समझेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च को विजुलाइज करने का एक पॉपुलर टूल स्कैटर प्लॉट्स है। स्कैटर प्लॉट में दो वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है और उनके डेटा पॉइंट्स ग्राफ पर शो किए जाते हैं। अगर डेटा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के पैटर्न में अरेंज होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का इंडिकेटर होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में डेटा पॉइंट्स अपवर्ड स्लोप के साथ एक लाइन फॉर्म करते हैं, मतलब जैसा एक वेरिएबल बढ़ता है वैसे दूसरा भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन में डेटा पॉइंट्स डाउनवर्ड स्लोप के साथ लाइन फॉर्म करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल घटता है। स्कैटर प्लॉट्स हेल्प करते हैं हमें क्विकली आइडेंटिफाई करने में कि वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कोरिलेशनल रिसर्च में समझना जरूरी है वो है कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। मतलब अगर दो वेरिएबल्स के बीच एक कोरिलेशन है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक वेरिएबल दूसरे को कॉज कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज काफ़ी होता है। अगर लोग गलत एजम्पशंस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्च दिखाए कि चॉकलेट खाने से लोगों के हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि चॉकलेट खाना ही हैप्पीनेस का कॉज है। शायद चॉकलेट खाने और हैप्पी होने के बीच कोई और थर्ड वेरिएबल हो जो दोनों को अफेक्ट कर रहा हो। थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि कभी कभी दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन होने का रीजन एक थर्ड वेरिएबल हो सकता है जो दोनों वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। एक एग्जांपल देखते हैं। स्टडीज ने ये दिखाया कि लोग जब ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं तब ड्राउनिंग यानी डूबने के कॉजेस भी बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम खाना डूबने का कॉज है। इन दोनों के बीच जो थर्ड वेरिएबल है वो है टेम्परेचर। गर्मी में लोग ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं और गर्मी में ही लोग ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, जो ड्राउनिंग के चांसेस को बढ़ा देता है। यानी ये थर्ड वेरिएबल जो टेम्परेचर है ये दोनों वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि कोरिलेशनल रिसर्च में थर्ड वेरिएबल का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। इसलिए कोरिलेशन को डायरेक्ट कॉजेशन समझने से बचना चाहिए। कोरिलेशन यूजफुल होता है जब आपको क्विकली समझना हो कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। ये रिसर्च मेथड काफ़ी फास्ट और इफेक्टिव है लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करने के लिए। अगर आपको लार्ज पॉपुलेशन में कोई बिहेवियरल ट्रेंड देखना है, जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच कोरिलेशन, तो ये मेथड आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। लेकिन कोरिलेशन उन सिचुएशंस में यूजफुल नहीं होती जब आपको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को एग्जैक्टली इस्टेब्लिश करना हो। अगर आपको यह समझना है कि एक वेरिएबल दूसरे का कॉज है या नहीं तो कोरिलेशन रिसर्च काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसमें आप एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका प्रॉपर यूज़ करना ज़रूरी है। अगर गलत अजम्पशंस बनाए जाएंगे तो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स तक पहुंचने का रिस्क होता है। अब तक हमने कोरिलेशन और वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को समझ लिया। आगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने का मेन तरीका है।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें डेटा के थ्रू क्लियर आंसर्स दिलाता है कि एक वेरिएबल दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करता है। चलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को और डिटेल में समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी में सबसे रिगरस और प्रिसाइज मेथड माना जाता है। इस मेथड का मेन गोल होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना, यानी ये समझना कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसे और कितना असर पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सिस्टमेटिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करती है और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर उनका इफेक्ट मेजर करती है। इसमें रिसर्चर एक्टिवली कंट्रोल करता है कंडीशंस को ताकि साइंटिफिक तरीके से क्लियर और वैलिड कंक्लूजन्स निकाले जा सकें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें एक या ज़्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल्स पर उनका प्रभाव स्टडी किया जाता है। इसमें हमेशा दो प्राइमरी टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी IV और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी DV। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसे रिसर्चर कंट्रोल करता है और जिसमें चेंजेस करके ये देखा जाता है कि दूसरे वेरिएबल्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसका आउटकम रिसर्चर स्टडी करता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने का असर देखा जाता है। इस प्रोसेस का मेन मकसद ये होता है कि रिसर्चर कॉज इफेक्ट को क्लियर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि स्लीप का मेमोरी पर क्या इफेक्ट होता है, तो स्लीप ड्यूरेशन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हम इसको कंट्रोल या मैनिपुलेट करेंगे, और मेमोरी परफॉर्मेंस होगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हम मेजर करेंगे कि स्लीप का मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। ये रिलेशनशिप समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिस्टमेटिकली चेंज किया जाता है और देखा जाता है कि उस चेंज का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट होता है। रैंडम असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक की एस्पेक्ट है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडम तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप जिसमें एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन होती है और दूसरा ग्रुप जिसमें नहीं होती, यानी कंट्रोल ग्रुप। रैंडम असाइनमेंट का फ़ायदा ये होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है ताकि कोई बायस ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्लीप और मेमोरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में बांट देंगे। एक ग्रुप को कम नींद मिलेगी यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को पूरी नींद मिलेगी यानी कंट्रोल ग्रुप। इस रैंडमाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि रिजल्ट्स फेयर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। कंट्रोल ग्रुप का रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रुप उन्हीं कंडीशंस में रखा जाता है लेकिन बिना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किए। यह बेस कंपैरिजन के लिए होता है ताकि हम समझ सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्चुअल इफेक्ट क्या है। एक अच्छा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है स्टैनली मिलग्रैम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। मिलग्रैम ने स्टडी किया कि लोग अथॉरिटी फिगर्स के ऑर्डर्स को कितना फॉलो करते हैं, चाहे वो अनइथिकल या इमोरल ऑर्डर्स ही क्यों ना हो। एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को कहा गया कि वो एक लर्नर को, यानी जो एक्चुअली एक एक्टर था, उसको रॉन्ग आंसर्स देने पर शॉक्स दे, जो हर रॉन्ग आंसर पर बढ़ता जाता था। रियल पार्टिसिपेंट्स को ये लगता था कि वो एक्चुअल शॉक्स दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये था कि मेजॉरिटी लोग अथॉरिटी फिगर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, हायर इंटेंसिटी शॉक्स देने को तैयार थे, इवन व्हेन दे बिलीव्ड द लर्नर वाज इन पेन। इस एक्सपेरिमेंट ने ह्यूमन बिहेवियर्स का एक शॉकिंग एस्पेक्ट रिवील किया। लोग अथॉरिटी के प्रेशर में कैसे इथिकली क्वेश्चनेबल डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट ने इथिकल कंसर्न्स भी उठाए क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मिलग्राम के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट
जैसे कंट्रोवर्शियल स्टडीज़ के बाद आज के समय में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स ये हैं। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरा नो हार्म प्रिंसिपल और तीसरा डीब्रीफिंग। इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के नेचर के बारे में पूरा पता होना चाहिए और उनसे उनके कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। मतलब उन्हें बताया जाता है कि उन पे क्या स्टडी की जा रही है और वो वॉलंटरी बेसिस पर उस स्टडी में शामिल होते हैं। दूसरा है नो हार्म प्रिंसिपल, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट का रिस्क हो तो रिसर्चर को वो रिस्क मिनिमाइज करना होता है। तीसरा है डीब्रीफिंग, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद पार्टिसिपेंट्स को क्लियर किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था और उनसे कोई भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है। अगर डिसेप्शन का यूज़ किया गया हो, जैसे मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में, तो उन्हें एक्सपेरिमेंट का रियल पर्पस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब ये मेज़र करता है कि एक्सपेरिमेंट कितना एक्यूरेट है, यानी ये कितना क्लियरली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है। इंटरनल वैलिडिटी को मेंटेन करना तभी पॉसिबल होता है जब रिसर्चर्स अपने स्टडी में एक्सटर्नल बायसेस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं एक्सटर्नल वैलिडिटी ये मेजर करता है कि एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स कितने एक्सटेंट तक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट को रियल वर्ल्ड में जनरलाइज किया जा सके तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। समटाइम्स हाईली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हाई इंटरनल वैलिडिटी रखते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के प्रोज और कॉन्स के बारे में अब बात करते हैं। प्रोज यानी फायदे और कॉन्स यानी नुकसान। पहला प्रोज में हमारा पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। रिसर्चर्स को पता चलता है कि एक स्पेसिफिक वेरिएबल दूसरे को डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है। दूसरा है हाई कंट्रोल, यानी इस मेथड में रिसर्चर्स को वेरिएबल के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, जो उन्हें स्पेसिफिक आउटकम्स को एक्यूरेटली मेजर करने में मदद करता है। और तीसरा है रेप्लिकेबिलिटी, यानी एक्सपेरिमेंट को दूसरे रिसर्चर्स इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं ताकि सेम रिजल्ट्स कंफर्म किए जा सकें। यह साइंटिफिक रिलायबिलिटी का एक की फैक्टर है। अब वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो पहला है आर्टिफिशियल सेटिंग, दूसरा इथिकल कंसर्न्स और तीसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अक्सर कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है, जो रियल वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंट होती है। इस वजह से रिजल्ट्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में जनरलाइज करना मुश्किल हो जाता है, यानी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। दूसरा इथिकल कंसर्न्स, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट में इथिकल चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जब पार्टिसिपेंट्स को हार्म या डिस्कम्फर्ट का रिस्क होता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हर बार उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं कर पाता। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होता है, जो रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब तक हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को समझा। आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइंस पर फोकस करेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर और डेवलपमेंट को समझने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अलावा भी कई मेथड्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। चलिए इन डिज़ाइंस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इन मेथड्स का प्राइमरी फोकस लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, लार्ज पॉपुलेशंस या मिक्स्ड अप्रोचेस को स्टडी करना होता है।
जिससे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक नए एंगल से समझने का मौका मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर्स एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी लंबे समय यानी सालों या डिकेड्स तक स्टडी करते हैं। इस मेथड का गोल लॉन्ग टर्म बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल चेंजेस को समझना होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज़ उन केसेस में होता है जहां हमें किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के लंबे टाइम के साथ होने वाले असर को ऑब्जर्व करना हो। एक अच्छा एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का हो सकता है एजिंग के इफेक्ट्स को स्टडी करना। इस स्टडी में रिसर्चर्स एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करते हैं और टाइम के साथ उनके कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी और हेल्थ में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह के स्टडीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट और एजिंग प्रोसेस को समझने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये स्टडीज समझने में मदद करती हैं कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट का असर लॉन्ग टर्म में लोगों की हेल्थ और बिहेवियर पर पड़ता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये चेंजेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। ये मेथड रिसर्चर्स को टाइम के साथ होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का इंसाइट देते हैं जो और कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं करता। लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को ट्रैक करने का बेस्ट वे ये स्टडीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ काफ़ी यूज़फुल होती हैं क्योंकि बच्चे से लेकर एडल्टहुड तक के जो बिहेवियर और डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें लंबा समय चाहिए होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के कॉन्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ का मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती हैं। एक स्टडी को कंप्लीट करने में कई साल या कभी कभी डिकेड्स लग जाते हैं और इस प्रोसेस में रिसर्च फंडिंग और रिसोर्सेज का काफ़ी यूज़ होता है। इतने लंबा समय लगने की वजह से पार्टिसिपेंट्स को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। लोग स्टडी को बीच में छोड़ सकते हैं जो डेटा के एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। जब पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट करते हैं तो रिसर्चर के कंक्लूजन्स बायस्ड या इनकम्प्लीट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज से काफ़ी डिफरेंट होती है। जहां लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में सेम ग्रुप को टाइम के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, वहीं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में रिसर्चर एक ही टाइम पे अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। ये मेथड ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंजेस के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में रिसर्चर्स अलग अलग एज ग्रुप्स, डेमोग्राफिक्स या अदर वेरिएबल्स के ग्रुप्स को एक ही टाइम पर कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर्स को ये समझना है कि मेमोरी का परफॉर्मेंस डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे डिफर करता है, तो वो अलग अलग एज ग्रुप्स जैसे टीनेजर्स और ओल्डर एडल्ट्स को एक ही समय पे मेमोरी टेस्ट कर सकते हैं। इस अप्रोच से उन्हें एक स्नैपशॉट मिलता है कि एज के साथ मेमोरी का परफॉर्मेंस कैसे डिफर करता है। अब अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के कंट्रास्ट में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं और इनका कॉस्ट भी कम होता है। इसमें रिसर्चर्स को एक ही टाइम पर डेटा कलेक्ट करना होता है जो काफ़ी इफ़िशिएंट होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को यूज़ करके रिसर्चर्स अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप जैसे एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल etc को कंपेयर कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ये स्टडीज़ एक पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ट्रेंड्स को कैप्चर नहीं कर पाती हैं। इसलिए डेवलपमेंटल या बिहेवियरल चेंजेस को समझने के लिए ये मेथड कम इफेक्टिव होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में एक रिस्क ये भी होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स में ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस का रीज़न उनके अलग हिस्टोरिकल या कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकते हैं।
ना कि एज। इस फेनोमेनन को कोहर्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस वजह से क्रॉस सेक्शनल फाइंडिंग्स कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकती हैं। मिक्स्ड मेथड रिसर्च एक हाइब्रिड अप्रोच है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। इस अप्रोच का गोल होता है किसी रिसर्च क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना। मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च में रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो उन्हें डीपर इंसाइट्स और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोवाइड करता है। कभी कभी सिर्फ एक मेथड से एक्यूरेट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर्स किसी कम्युनिटी का सोशल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो वो सर्वे के क्वांटिटेटिव डेटा के साथ साथ इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन का क्वालिटेटिव डेटा भी इंक्लूड करेंगे। ये कंबाइंड अप्रोच उन्हें स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स के साथ साथ डीपर पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स भी समझने में हेल्प करेगी। अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें तो मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च का मेन एडवांटेज ये है कि ये एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करती है। रिसर्चर्स सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स पे ही रिलाई नहीं करते बल्कि क्वालिटेटिव इंसाइट्स भी गेन करते हैं जो एक रिचर अंडरस्टैंडिंग देती है। इस अप्रोच को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्चर्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस और टेक्निक्स को अपने स्टडी के गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो मिक्स्ड मेथड्स स्टडीज में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट, एनालाइज और इंटीग्रेट करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। इसलिए ये स्टडीज़ काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव होती है। डिफरेंट टाइप्स के डेटा को इफेक्टिवली कंबाइन करना और एक कोहेरेंट कंक्लूजन निकालना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। रिसर्चर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों टाइप्स के डेटा अलाइंड हों और उनके रिजल्ट्स एक मीनिंगफुल कंक्लूजन प्रोवाइड करें। अब तक हमने अलग अलग रिसर्च मेथड्स को एक्सप्लोर किया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च का। हर मेथड के अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हैं और इनका यूज़ डिपेंड करता है कि रिसर्चर या स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। आगे हम इन मेथड्स को एसेस करेंगे और ये समझेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और कैसे इन मेथड्स को केयरफुली सिलेक्ट करके साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्वालिटी और वैलिडिटी इंश्योर की जाती है। साइकोलॉजिस्ट के लिए रिसर्च मेथड का सिलेक्शन एक क्रूशियल स्टेप होता है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि वो अपने रिसर्च क्वेश्चन का जवाब कितने इफ़ेक्टिवली दे पाएंगे। हर रिसर्च क्वेश्चन अलग होता है और इसलिए हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। अब हम समझेंगे कि साइकोलॉजिस्ट अपने रिसर्च मेथड को कैसे चूज़ करते हैं और कौन से फैक्टर्स उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट अपने स्टडी के लिए रिसर्च मेथड चूज़ करते हैं तो वो कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। हर फैक्टर रिसर्च के गोल्स और कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, पर कुछ कॉमन कंसिडरेशंस ये हैं। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस के नेचर को समझना ज़रूरी होता है। रिसर्च का मेन गोल क्या है? क्या ये डिस्क्रिप्टिव है जिसमें बिहेवियर को सिंपली ऑब्जर्व करना है, या फिर एक्सप्लेनेटरी जहाँ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है जैसे कॉज एंड इफेक्ट, या फिर एक्सप्लोरेटरी जिसमें किसी नए एरिया में कुछ पहली बार स्टडी किया जा रहा है। ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल या एक्सपेरिमेंटल मेथड में से कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट रहेगा। अगर रिसर्चर का गोल सिर्फ बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है, जैसे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें स्ट्रेस होता है, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या सर्वे सूटेबल रहेंगे। अगर क्वेश्चन ये है कि एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, जैसे एंजाइटी और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दूसरा है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी रिसर्च मेथड का सिलेक्शन प्योरली थ्योरेटिकल नहीं होता।
कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो फाइनल डिसीजन को सेव करते हैं। अगर रिसर्च में टाइम कंस्ट्रेंट है तो साइकोलॉजिस्ट को लॉन्ग टर्म स्टडीज जैसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को अवॉइड करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल या शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स इन केसेस में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में इक्विपमेंट, पार्टिसिपेंट्स का रिक्रूटमेंट और लेबोरेटरी स्पेसेस का कॉस्ट हो सकता है, जबकि सर्वे या केस स्टडी जैसे मेथड्स रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। साइकोलॉजी के रिसर्च में एथिकल गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। कभी कभी एक मेथड एथिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर्स एडोलेसेंट एंग्जाइटी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें पहले पार्टिसिपेंट्स के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कोई हार्म ना हो। इन केसेस में एक्सपेरिमेंटल मेथड से बेटर ऑब्जर्वेशनल या सर्वे बेस्ड अप्रोच यूज करना सेफर रहेगा। तीसरा है अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसर्चर्स के पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी मेथड सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास लैब नहीं है या एक्सपेरिमेंटल टूल्स नहीं है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बजाय कोरिलेशनल या डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को प्रीफर करेंगे। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट रिसर्च मेथड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च क्वेश्चन ये है कि एडोलेसेंट्स में एंजाइटी का लेवल कैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो इस केस में कौन सा मेथड बेस्ट होगा, आइए देखते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट को बस ये देखना है कि एंजाइटी का लेवल डिफरेंट स्टूडेंट्स में क्या है तो वो एक सर्वे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज कर सकते हैं। वो स्टूडेंट से एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चनेयर फिल करवा के एक ओवरऑल स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड टाइम इफेक्टिव है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर गोल ये समझना है कि एंजाइटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं तो साइकोलॉजिस्ट कोरिलेशनल स्टडी कर सकते हैं। वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के एंजाइटी और एग्जाम स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं और कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वो स्कैटर प्लॉट्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करेंगे टू विजुअलाइज एंड मेजर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द रिलेशनशिप। वहीं अगर साइकोलॉजिस्ट ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हाई एंजाइटी डायरेक्टली एकेडमिक परफॉर्मेंस को कॉज कर रही है या नहीं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट रहेगा। वो स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप को हाई प्रेशर सिचुएशन में रखकर उनकी एंजाइटी लेवल आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं और दूसरे ग्रुप को रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि रिसर्च मेथड का सिलेक्शन डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन के टाइप, इथिकल कंस्ट्रेंट्स और अवेलेबल रिसोर्सेज पे। रिसर्च मेथड्स का सिलेक्शन सिर्फ एक स्टेप है। हर मेथड के अपने कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी होती हैं जो रिसर्च के आउटकम को अफेक्ट करती हैं। अब हम समझेंगे कि हर मेथड के इनहेरेंट चैलेंजेस क्या होते हैं और रिसर्चर्स को कैसे इन हर्डल्स को मैनेज करना पड़ता है। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉमन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस फेस्ड ड्यूरिंग रिसर्च। तो जितना इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स का सिलेक्शन होता है उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उन मेथड्स के साथ आने वाले चैलेंजेस। साइकोलॉजी में रिसर्च करते वक्त रिसर्चर्स को कई ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं जो उनकी फाइंडिंग्स को एक्यूरेसी और जनरलाइजेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस जो रिसर्चर्स को डील करने पड़ते हैं। पहला है रिसर्चर बायस, दूसरा पार्टिसिपेंट बायस और तीसरा सैम्पलिंग बायस। रिसर्चर बायस यानी जब रिसर्चर अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डेटा को इंटरप्रेट करता है तो रिसर्चर बायस हो सकता है। ये बायस कभी कभी अनकॉन्शियस होता है पर इसे
फाइंडिंग्स स्क्यू हो जाती हैं। रिसर्चर्स को अपने बायसेस से बचने के लिए डबल ब्लाइंड स्टडीज जैसे टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें न रिसर्चर्स को पता होता है कि कौन से ग्रुप में पार्टिसिपेंट हैं और न ही पार्टिसिपेंट को। फिर दूसरा है पार्टिसिपेंट बायस। पार्टिसिपेंट्स कभी कभी अपने रिस्पॉन्सेस को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं जिससे वो सोशली डिजायरेबल लगे। इससे स्टडी के एक्चुअल आउटकम्स डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। इस इशू को कंट्रोल करने के लिए रिसर्चर्स अनोनिमस सर्वेज या इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग मेथड्स का यूज करते हैं। तीसरा है सैम्पलिंग बायस। अगर सैंपल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो स्टडी के रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे। सैम्पलिंग बायस से फाइंडिंग्स जनरलाइजेबल नहीं होती हैं। जैसे अगर सिर्फ एक एज ग्रुप को स्टडी किया जाए तो उसके फाइंडिंग्स पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं किया जा सकती। रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसे मेथड्स का यूज इन बायस को अवॉइड करने में हेल्प करता है। कई बार रिसर्च लैब में तो एक्यूरेटली की जा सकती है, पर उसके फाइंडिंग्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में जनरलाइज नहीं हो पाते। लैब बेस्ड सेटिंग में हाई कंट्रोल होता है जो रियल लाइफ में नहीं होता। इस वजह से जो रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं वो रियल वर्ल्ड बिहेवियर के साथ मैच नहीं करते। ये चैलेंज साइकोलॉजी में कॉमन है और इसलिए फील्ड रिसर्च को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है जहां नेचुरल एनवायरनमेंट्स में स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं। साइकोलॉजी में रिसर्च करते वक्त इथिकल गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पार्टिसिपेंट्स का वेलफेयर और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखा जाता है। कभी कभी इथिकल कंसर्न्स की वजह से रिसर्चर्स कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या पॉपुलेशंस पे स्टडी नहीं कर पाते, जो रिसर्च में लिमिटेशन बन जाती है। रिसेंट ईयर्स में साइकोलॉजी में रेप्लिकेशन क्राइसिस का इशू उठता है। कई क्लासिकल स्टडीज जो पहले की गई थी वो जब आज के टाइम में रेप्लिकेट की जाती हैं तो सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस इशू से साइकोलॉजी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज फेस करना पड़ता है और इस वजह से ओपन साइंस और ट्रांसपेरेंट मेथड्स की डिमांड बढ़ गई है। ये क्या होते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से समझेंगे। अब तक हमने रिसर्च मेथड्स के चैलेंजेस को समझा, पर ये चैलेंजेस साइकोलॉजी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। आने वाले टाइम में न्यू मेथड्स, बेटर रेप्लिकेशन टेक्निक्स और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की पॉसिबिलिटीज साइकोलॉजी के स्कोप को और एक्सपेंड करेंगे। आइए अब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। इस एपिसोड में हमने रिसर्च मेथड्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हमने समझा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स कैसे ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, केस स्टडीज हो या सर्वे मेथड हो। फिर हमने कोरिलेशनल रिसर्च को देखा जिसमें वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया जाता है लेकिन बिना कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश किए। फाइनली हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस किया जो साइकोलॉजी का मोस्ट पावरफुल टूल है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करता है। हमने कुछ एडवांस्ड रिसर्च डिजाइंस जैसे लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को भी देखा जो ह्यूमन बिहेवियर के चेंजेस को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और ग्रुप्स में ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। और आखिरी पार्ट में हमने रिसर्च मेथड्स में जो चैलेंजेस फेस होते हैं जैसे बायसेस, इथिकल इश्यूज और रेप्लिकेशन क्राइसिस, उन पे भी नज़र डाली। रिसर्च मेथड्स साइकोलॉजी के लिए बैकबोन जैसा काम करते हैं। इनके बिना साइकोलॉजी बस एक थियरी बेस्ड डिसिप्लिन बनकर रह जाती है। ये मेथड्स साइंटिफिक रिगर को इंश्योर करते हैं जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमेटिकली स्टडी कर पाते हैं। ये रिसर्च ही है जो साइकोलॉजिकल थियरीज को एविडेंस बेस्ड बनाती है और हमारी डेली लाइफ में उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने लायक बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।